महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अब तक हिंदू सो रहा था, लेकिन अब जाग गया है, क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान नाना पटोले से जब यह सवाल किया गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सभाओं में जाकर गाना गा रहे हैं और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, इस पर नाना पटोले ने कहा कि हिंदू तो अब जागा है, कल तक सोया था। उन्हें भाजपा की असलियत पता चल चुकी है कि वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी गाना गाए या डांस करें, लेकिन हिंदू तो जाग गया है। एमवीए की सरकार आते ही देश में क्या होगा सबको पता है। नाना पटोले से यह पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाती है तो दिल्ली में केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके जवाब में नाना पटोले ने कहा, आप नीतीश कुमार जी को भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं। यह तो कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं। उनकी आदतें देश की जनता को पता है और मुझे भी थोड़ी बहुत पता है। महाराष्ट्र में बहुमत की सत्ता परिवर्तन जब होगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी, तो देश की राजनीति में क्या होने वाला है सबको पता है। उद्धव ठाकरे को लेकर कही ये बात नाना पटोले से जब यह पूछा गया कि उद्धव ठाकरे को जब सीएम पद नहीं मिल रहा था तो उन्होंने 30 साल का रिश्ता तोड़ दिया था। इस बात पर नाना पाटोले ने कहा, बंद कमरे की बात ना आपको पता है ना मुझे पता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का कहना है कि मेरा वादा तोड़ा गया, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अभी तो कोई वादा हुआ ही नहीं है। सबसे पहले यही धर्म है कि महाराष्ट्र को बचाना है। 75 से 80 सीट जीतेगी कांग्रेस। अंत में नाना पटोले ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में 100 से पौने 200 सीटों तक महाविकास अघाड़ी की मेजॉरिटी देखने को मिलेगी, तो वहीं 75 से 80 सीट कांग्रेस जीत सकती है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों गया की इमामगंज और बेलागंज, आरा की तरारी और कैमूर की रामगढ़ के लिए आज वोटिंग हो रही है। इमामगंज में जीतन राम मांझी तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव, तरारी में सुनील पांडे और रामगढ़ में जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सिटी पोस्ट लाइव के सर्वे के अनुसार बेलागंज में, जहां 34 साल से सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं, इस बार चूक सकते हैं। जनसुराज के मुस्लिम उम्मीदवार अमजद के पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी देखी जा रही है। भूमिहार भी आरजेडी को हराने के लिए नहीं चाहते हुए भी जेडीयू के पक्ष में गोलबंद नजर आ रहे हैं। इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के वर्तमान मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आरजेडी ने मांझी समाज के नेता रोशन मांझी को और जनसुराज ने जीतेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है दलित महादलित के इस गाठ को भेदने की पूरी तैयारी है, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के अनुसार मांझी समाज के वोट बैंक में ज़्यादा सेंधमारी न तो आरजेडी कर पाया है और ना ही जनसुराज। मांझी के लिए यहाँ सबसे बड़ा खतरा जनसुराज हो सकता है। अगर पासवान वोटर्स ने मांझी की बहू की जगह जीतेंद्र पासवान के लिए वोट कर दिया तो मांझी मुश्किल में पीडीडीएच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा कुशवाहा वोटर्स से है। अगर लोकसभा चुनाव की तरह कुशवाहा वोट बैंक में आरजेडी सेंधमारी कर लेता है तो दीपा मांझी मुश्किल में पीडीडीएच सकती हैं। रामगढ़ उपचुनाव में बीएसपी पहले स्थान पर नजर आ रही है। उसकी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ है। यहाँ से हमेशा चुनाव जीतने वाले जगदानंद सिंह के वोट बैंक जबरदस्त सेंधमारी दिखाई दे रही है। यहाँ माय समीकरण बिगड़ गया है। यादव वोट बैंक में बीएसपी ने बड्ढी सेंधमारी कर ली है। बीएसपी के यादव की वजह से यादव वोट बैंक में साफ बिखराव दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट प्रसाद की तरह बंट गया है। सिटी पोस्ट के अनुमान के अनुसार यहाँ पहली बार लड़ाई बीएसपी और बीजेपी के बीच हो गई है। यहाँ बहुत कम वोटों से बीएसपी को आरजेडी मात देता रहा है। इस बार माय समीकरण में सेंधमारी और जन सुराज की वजह से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जन सुराज यहाँ बीजेपी के लिए झटका साबित हो रहा है। तरारी में लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी ने इस इलाके के बाहुबली सुनील पांडे के बेटे को मैदान में उतारा है। बीजेपी को भरोसा है कि यहाँ केवल सुनील पांडे ही माले को जवाब दे सकते हैं। सुनील पांडे यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि सुनील पांडे को बीजेपी के संगठन का और संघ जिस तरह से समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला। संघ ने काम ही नहीं किया और संगठन ने भी ऐदी छोटी का जोर नहीं लगाया।
सिटी पोस्ट लाइव के अनुसार यहाँ हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, लेकिन फिलहाल माले का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इन 4 सीटों के उपचुनाव को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला महागठबंधन, इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच माना जा रहा है। खास बात यह है कि इंडिया अलायंस के हिस्से में 4 में से 3 सीटें थीं, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबला इन दिलचस्प है। दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला तो है, लेकिन प्रशांत किशोर की जान सुराज ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। चारों सीटों के समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों गया की इमामगंज और बेलागंज, आरा की तर्रारी और कैमूर की रामगढ़ सीट पर आज वोटिंग हो रही है। इमामगंज में जीतन राम मांझी, बेलागंज में सुरेंद्र यादव, तर्रारी में सुनील पांडे और रामगढ़ में जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सिटी पोस्ट लाइव के सर्वे के मुताबिक बेलागंज में जहां सुरेंद्र यादव लगातार 34 साल से विधायक हैं, इस बार उनकी कुर्सी चूक सकती है। जनसुराज के मुस्लिम प्रत्याशी अमजद के पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी देखी जा रही है। भूमिहार भी राजद को हराने की कोशिश में है। न चाहते हुए भी लोग जेडीयू के पक्ष में गोलबंद होते दिख रहे हैं। उम्मीदवार बनाया है इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वर्तमान मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राजद ने मांझी समुदाय के नेता रोशन मांझी को और जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर तौर से दलित महादलित के इस गढ़ को भेदने की पूरी तैयारी है, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के मुताबिक मांझी समुदाय के वोट बैंक में न तो राजद और न ही जनसुराज ज्यादा सेंध लगा पाई है। यहाँ मांझी के लिए सबसे बड़ा खतरा जनसुराज हो सकता है। अगर पासवान वोटर मांझी की बहू की जगह जितेंद्र पासवान को चुनते हैं, अगर आपने मांझी को वोट दिया तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। बड़ा खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कुशवाहा वोटरों से। अगर लोकसभा चुनाव की तरह राजद ने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की तो दीपा मांझी मुश्किल में पड़ सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कुशवाहा वोटरों से। अगर लोकसभा चुनाव की तरह राजद ने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की तो दीपा मांझी मुश्किल में पड़ सकती हैं। रामगढ़ उपचुनाव में बसपा पहले स्थान पर नजर आ रही है। उसकी लड़ाई बीजेपी और राजद दोनों से है। यहाँ से हमेशा चुनाव जीतने वाले जगदानंद सिंह के वोट बैंक में भारी सेंधमारी होती दिख रही है। यहाँ मेरा समीकरण गड़बड़ा गया है। यादव वोट बैंक, बसपा ने बड़ी सेंधमारी की है। बसपा के यादव होने के कारण यादव वोट बैंक में स्पष्ट बिखराव दिख रहा है। प्रसाद की तरह मुस्लिम वोट भी बंट गया है। मैदान में उतारा है तरारी की लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी ने इस इलाके के कद्दावर नेता सुनील पांडे के बेटे को मैदान में उतारा है। बीजेपी को भरोसा है कि यहाँ विधायक का जवाब सिर्फ सुनील पांडे ही दे सकते हैं। यहाँ से सुनील पांडे चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सुनील पांडे को बीजेपी संगठन और संघ से जिस तरह का समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। संघ ने कोई काम नहीं किया और संगठन ने भी कोई मेहनत नहीं की। सिटी पोस्ट लाइव के मुताबिक यहाँ जीत हार का अंतर काफी कम होगा, लेकिन फिलहाल विधायक का पलड़ा भारी दिख रहा है। मुकाबला दिलचस्प है। इन चारों सीटों के उपचुनाव को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला महागठबंधन, इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच माना जा रहा है। खास बात यह है कि 4 में से 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास थीं, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबला दिलचस्प है। दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन प्रशांत किशोर की जान बचाने के लिए सूरज ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चारों सीटों के समीकरण पर नजर डालें तो परिवारवाद की साख भी दांव पर है। सिटी पोस्ट के अनुमान के मुताबिक यहाँ पहली बार मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच हुआ है। यहाँ राजद बीजेपी बसपा को काफी कम वोटों से हराती रही है। इस बार माया समीकरण और जनसुराज में सेंध लगने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जनसुराज यहाँ बीजेपी के लिए झटका साबित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दावा किया कि इस बार झारखंड की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर महागठबंधन को 75% से ज्यादा सीटों पर विजय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा का नफरत और दंगाई भाषा का चुनावी अभियान जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। झारखंड के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए लोग भाजपा से दूरी बनाएंगे, जो विभाजनकारी नीति पर चलकर सत्ता हासिल करना चाहती हैं। सोनाल शांति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान समेत
भाजपा के 3 दर्जन से अधिक नेताओं ने झारखंड की जनता को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समुदाय का वोट तो लेना चाहती है, पर धार्मिक पहचान देने से कतराती है। साथ ही पिछड़े वर्गों के आरक्षण में कटौती कर केवल झूठे विकास के वादे कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने घुसपैठ नाम का नया एजेंडा लेकर झारखंड में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया है, लेकिन जनता इस बार भाजपा के इस चेहरे पर करारा जवाब देगी। उन्होंने झारखंड के लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिकतम भागीदारी की अपील की और कहा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को राज्य में पनपने न दें। सोनाल शांति ने झारखंड के लोगों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला न बनने दें और एक विकसित और सकारात्मक उदाहरण के रूप में राज्य को पूरे देश के सामने पेश करें। महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम डंके की चोट पर वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा, कई नेता और राजनीतिक पार्टियां विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है। इस लोकसभा में बीजेपी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे के नारे पर टिप्पणी करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें पढ़ोगे तो बढ़ोगे का नारा देना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पायलट ने कहा, संशोधन संसद का काम है। पहले भी बिल लाए, वापस लेना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। जेपीसी काम नहीं कर पा रही है। संसद में कुछ काम कराना कोई कुश्ती नहीं है। वह चर्चा कराने के बाद बहुमत के आंकड़े के आधार पर होता है। जो प्रावधान वह लेकर आए हैं उसमें बहुत सारे नेता और पार्टियां सहमत नहीं हैं, उस पर चर्चा करना पड़ेगा। जबरन हम पर विधेयक नहीं थोप सकते। सचिन पायलट ने आगे कहा, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि आप जबरन फोर्स करें। संवाद करें और चर्चा करें और सार्थक रूप से कुछ निकल कर आ सकता है, मनमाने तरीके से जो पिछले लोकसभा में करते थे। इस लोकसभा में जो गठन हुआ है उसमें उन्हें बहुमत नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए उन्हें उनके परिवारों के साथ हुए अत्याचार की याद दिलाई थी। इस पर सचिन पायलट ने कहा, जो ये सवाल उठाते हैं उन्हें समझना होगा कि खड़गे दलित और गरीब परिवार से आते हैं, उन पर ज्यादतियां हुई। वे बड़े दिल के आदमी हैं, उनके परिवार और परिजनों ने माफ भी कर दिया। क्या इस देश के लोगों ने महात्मा गांधी के हत्यारों को माफ किया है? बंटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। मैं तो कहूंगा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये नारा देना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। महायुति जहां चुनाव बाद सीएम की घोषणा की बात कह रही है, तो वहीं एमवीए में इस पद को लेकर फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेस बोली, सीएम हमारा होगा। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम पद पर दावा ठोका है। इस दावे के साथ ही गठबंधन में नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस की घोषणा करने की मांग की थी, लेकिन तब शरद पवार और कांग्रेस ने इनकार करते हुए उद्धव को झटका दिया था। अब कांग्रेस की मांग के साथ ही नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। पृथ्वीराज चव्हाण ने किया दावा। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि अगर चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जीत मिलती है तो सीएम कांग्रेस से ही होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स से बातचीत में कहा कि उनसे एसएसएस के सीनियर नेता ने संपर्क किया था और भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और उनकी पार्टी का ही सीएम बनेगा। भाजपा पर बरसे चव्हाण पूर्व सीएम ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अब होर्डिंग से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और वो झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली सरकार में कुछ नहीं किया और कोई भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। उद्धव गुट का आ सकता है रिएक्शन। कांग्रेस के दावे के बाद अब उद्धव गुट का भी रिएक्शन आ सकता है। शिवसेना यूबीटी इस पर बयान जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि उद्धव सेना इसका खुलकर विरोध कर सकती है। 20 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। 4 नवंबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 105 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीतीं। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें,
शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। इन गठबंधनों में तीन तीन बड़ी पार्टियां हैं, जबकि कुछ छोटे दल भी शामिल हैं। महायुति में भाजपा के अलावा शिवसेना और एनसीपी हैं, जबकि अघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चुनाव परिणाम के बाद राज्य में नए समीकरण भी बन सकते हैं। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के हाल के बयानों से माना जा रहा है कि यदि चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सत्ता के करीब पहुंचता है तो वे एक बार फिर चाचा शरद पवार की शरण में जा सकते हैं। कुछ एक और भी दल अपने मूल गठबंधन को छोड़कर इधर उधर हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का संपूर्ण इतिहास। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वसंत नाइक योगी के बयान का विरोध। दरअसल इन अटकलों को बल तब मिला जब अजित पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बंटेंगे तो कटेंगे का यह कहते हुए विरोध किया कि मैं इसका समर्थन नहीं करता। यह यूपी या झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलता। वहीं भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में कई बार कह चुके हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अजित का रुख महायुति के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि महाविकास अघाड़ी को पहले ही सीएम फेस पर फैसला कर लेना चाहिए। तब कांग्रेस और शरद पवार का कहना था कि फिलहाल एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए और इस पर बाद में फैसला होगा। इस तरह उद्धव ठाकरे की दावेदारी को किनारे लगा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने बीच चुनाव में सीएम पद अपनी पार्टी का अधिकार बताया है। इससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमारा भरोसा है कि महाविकास अघाड़ी को चुनाव में जीत मिलेगी और अगला सीएम अब कांग्रेस से होगा। पूर्व सीएम ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि मेरे से आरएसएस के सीनियर नेता संपर्क किया था और भाजपा में आने को कहा था। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस ही रहूंगा और इस बार चुनाव के बाद हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब पृथ्वीराज चव्हाण के सीएम पद पर कांग्रेस के दावे वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट का भी रिएक्शन आ सकता है। खासतौर पर चुनाव के बीच पृथ्वीराज चव्हाण का ऐसा दावा करना गठबंधन में नई बहस शुरू कर सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी माना कि उन्हें दक्षिण कराड़ सीट पर टाइट फाइट मिल रही है। यहाँ से भाजपा के अतुल भोसले मुकाबले में हैं, जिनका कहना है कि यदि वह चुनाव जीते तो क्षेत्र के लिए ज़्यादा फंड लाएंगे। इस पर चव्हाण ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ऐसा हो रहा है। भाजपा अब होर्डिंग लगाकर दावे कर रही है कि हम जीते तो ज़्यादा फंड लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इनकी सभी परियोजनाएं कागज़ पर हैं और होर्डिंग लगा दी जाती हैं, ज़मीन पर काम तो नहीं दिख रहे। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले यह भी कहा था कि सीएम का फैसला इस बात पर नहीं होगा कि ज़्यादा सीटें किसने जीती हैं। उनका सीधा संकेत था कि यदि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तब भी सीएम पद पर दावा उनका ही रहेगा। दरअसल यही वजह थी कि दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर भी खींचतान लंबी चली कि ज़्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा। अंत में कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच सीटों का मामूली अंतर ही रह गया और उद्धव खेमा इसे अपनी ताकत के तौर पर देख रहा है। हालांकि वास्तविक समीकरण तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। यूपी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का बुलडोजर अब गैरेज में खड़ा रहेगा। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार कई सवाल खड़े किए। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है जो इस भाजपा सरकार का प्रतीक बन गया है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज तो उनका बुलडोजर गैरेज में खड़ा रहेगा।
अब किसी का घर नहीं टूटेगा। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के खिलाफ इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है। यह हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारे विधायक रिहा होंगे और हमारे बीच आएंगे और पहले की तरह काम करेंगे। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा निर्देशों का पालन किए बिना किसी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए। कार्यपालिक न्यायाधीश नहीं बन सकती। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित किया जा सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने एक फैसले में कहा कि कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा। महाराष्ट्र न्यूज़ डेस्क। महाराष्ट्र चुनाव 2024 का चुनावी शोर कई दिनों से जारी है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच वोट जिहाद, बांटेंगे तो काटेंगे, एक हैं तो सुरक्षित हैं, आरक्षण और संविधान पर जमकर चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बड़ी भूमिका निभा सकती है। बड़ी पार्टियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। ऐसे में इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कुल 16 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। इससे सूबे में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत मिला। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर मिली। पिछली बार एआईएमआईएम ने विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी अविभाजित को 1 दर्जन सीटों पर परेशान कर दिया था। इस बार भी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें ज़्यादातर एमवीए यानी कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी सामने हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला सत्ताधारी महागठबंधन से है। इधर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के पत्र ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है।